पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है और सभी यही पूछ रहे हैं कि 131वें संविधान संशोधन बिल फेल क्यों हुआ। क्यों महिला आरक्षण मुद्दा आज चर्चा में है। असली मुद्दा क्या था जिसकी वजह से सियासी हलचल बढ़ गया। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन कब। परिसीमन बिल क्यों अटका। क्या महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, फिर भी महिलाओं को आरक्षण अभी तक क्यों नहीं मिला। क्या सच में हक है या सिर्फ चुनावी वादा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मुद्दा कब शुरू हुआ। संसद में अचानक से एक 131वां संशोधन बिल आता है और बिल को लाया जाता है और उसके जरिए महिला आरक्षण को लागू करने की बात कही जाती है। तो इसमें आगे बढ़ कर के बिल संसद में पेश किया जाता है और पेश करने के दौरान 2/3 बहुमत नहीं मिलता है और बिल वो संसद में गिर जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। अब उसके बाद से तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी बात को जनता के बीच फैलाना शुरू कर रहे हैं। एक विपक्ष का कहना है कि इसमें महिला आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं है और सत्ता पक्ष का यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि ये महिला आरक्षण की बात को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय नहीं है। महिला आरक्षण को लेकर के कांग्रेस नहीं चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को नेतृत्व मिले। 8:30 बजे मोदी जी रात में टीवी पर भी आ गए और उन्होंने सारी बातें बताएं। वो प्रदेश जानता है, आप भी जानते हैं, लेकिन असली वो सवाल है जो आज हर आम नागरिक के मन में घूम रहे हैं और यहीं से शुरू होती है इस पूरे मुद्दे की असली कहानी। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सपना नया नहीं है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने की कोशिश हर बार किसी न किसी मोड़ पर अटक जाती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। संसद में इसे जोरदार समर्थन मिला और देश भर में यह संदेश गया कि अब राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो गई है। लेकिन असली सवाल वही खड़ा है, जब अधिकार मिल चुका है तो इसका इस्तेमाल कब होगा। कागजों पर यह कानून महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात करता है। सुनने में यह सीधा और प्रभावशाली लगता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी एक शर्त पूरी तस्वीर बदल देती है। यह आरक्षण तब लागू नहीं होगा जब तक नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। यही वह बिंदु है जहां से बहस शुरू होती है और राजनीति गर्म हो जाती है। सरकार का तर्क है कि देश की जनसंख्या में बड़े बदलाव आए हैं और पुराने निर्वाचन क्षेत्र अब संतुलित नहीं रह गए। ऐसे में अगर सीधे 33% आरक्षण लागू किया जाता है तो कई सीटों पर असंतुलन पैदा हो सकता है। इसलिए पहले पूरे देश का राजनीतिक नक्शा नए सिरे से तैयार किया जाएगा, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और फिर आरक्षण लागू होगा। यह तर्क सुनने में व्यवस्थित और तार्किक लगता है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक समीकरणों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा बदलाव जो प्रस्तावित है वह है लोकसभा सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी। अब देश में 543 सीटें हैं, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाकर 850 या उससे अधिक करने की बात कही जा रही है। सरकार का कहना है कि अगर मौजूदा सीटों में ही 33% आरक्षण लागू किया गया तो पुरुष सांसदों की बड़ी संख्या अपनी सीट खो सकती है। इसके विपरीत सीटें बढ़ाकर महिलाओं को आरक्षण देना ज़्यादा आसान और राजनीतिक रूप से कम विवादित होगा। यह तर्क व्यवहारिक जरूर है, लेकिन यह सवाल यह भी उठता है कि क्या आरक्षण का मकसद सिर्फ संतुलन बनाना है या वास्तविक प्रतिनिधित्व देना। विपक्ष इसी बिंदु को पकड़कर सरकार पर निशाना साधता है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना एक सोची समझी रणनीति है और जिससे लंबे समय तक टाला जा सके। परिसीमन कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, इसमें वर्षों लग सकते हैं और इसके बाद ही आरक्षण लागू होगा। ऐसे में यह संभावना बनती है कि 2024 और
2024 के चुनाव तो हो गए, उसमें तो कोई आरक्षण मिला नहीं, और 2029 के जो चुनाव बिना महिला आरक्षण के ही हो जाएं, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। यही कारण है कि विपक्ष मांग कर रहा था कि मौजूदा 543 सीटों में ही तुरंत 33% आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। इस पूरे मुद्दे में एक और बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है। क्षेत्रीय संतुलन का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा, और यही वह बिंदु है जहां उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बहस तेज हो जाती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर नई सीटें जनसंख्या के आधार पर तय होगी तो स्वाभाविक है कि उत्तर भारत की सीटें बढ़ेगी और दक्षिण भारत की हिस्सेदारी तुलनात्मक रूप से कम हो सकती है। यहीं से यह आरोप सामने आता है कि जो राज्य बेहतर नीतियां अपनाकर जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे, उन्हें सज़ा मिल रही है। यह सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि संघीय ढांचे और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा गंभीर सवाल है। क्या लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व सिर्फ जनसंख्या के आधार पर तय होना चाहिए, या विकास और नीति के प्रदर्शन को भी महत्व मिलना चाहिए? सरकार का पक्ष यह भी स्पष्ट है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा आधार जनसंख्या ही होता है, और इसलिए परिसीमन आवश्यक है। इसके बिना ना तो सही प्रतिनिधित्व संभव है और ना ही आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ एक तकनीकी तर्क है। असल में इसके पीछे राजनीतिक लाभ हानि का गणित छिपा हुआ है। इस पूरे मुद्दे को अगर आप आम नागरिक के नज़रिए से देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। एक तरफ महिलाओं को अधिकार देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ उस अधिकार के इस्तेमाल की तारीख लगातार आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। यह स्थिति उम्मीद और अनिश्चितता के बीच झूलती हुई दिखाई देती है। महिला आरक्षण का सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है, बल्कि उस सोच का सवाल है जिसमें महिलाओं को बराबरी का स्थान देने की बात की जाती है। अगर कानून बन चुका है तो उसका प्रभाव ज़मीन पर भी दिखना चाहिए, लेकिन जब इसे शर्तों और प्रक्रियाओं में बांध दिया जाता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तविक बदलाव है या सिर्फ राजनीतिक संदेश। अंत में यही कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण कानून अपने आप में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है, लेकिन असली परीक्षा इसके लागू होने में है। अगर यह कानून वर्षों तक कागजों में ही सीमित रहता है तो इसका प्रभाव भी सीमित रह जाएगा। वहीं अगर इसे समय पर और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो यह भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकता है। महिलाओं को हक मिल रहा है या सिर्फ तारीखें आगे बढ़ाई जा रही है, यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले वर्षों में देश की राजनीति तय करेगी। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।